मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सहआचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। सोशलॉजी के पेपर सेकंड में पिछले दिनों अपन पढ़ रहे थे विषमता के विभिन्न स्वरूप। आज अपन उसी का हिस्सा में आज अपन पढ़ेंगे संपदा तथा जागीरें। उससे पहले मैंने आपको दास प्रथा के बारे में जिक्र किया था और मैं सोचता हूँ शायद आपको समझ में आया होगा। आज अपन टीबी बॉटमोर के अनुसार जो समाज के विभाजन के 4 स्वरूप प्रस्तुत किए हैं, उसमें पहला दास प्रथा, संपदा एवं जागीरें, जातीय व्यवस्था और सामाजिक वर्ग। उसके तहत अपन आज देख रहे हैं संपदा एवं जागीरें। मध्यकालीन यूरोप में जागीर प्रथा सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का प्रचलित स्वरूप था, जिससे प्रथा एवं कानून द्वारा स्वीकृति तथा मान्यता प्राप्त थी। मुख्यतः जागीर प्रथा 3 वर्गों में विभाजित थी। पहली पादरी, दूसरी सरदार, कुलीन एवं तीसरा साधारण जन। प्रत्येक वर्ग की संस्कृति, जीवन शैली अन्य वर्गों से विशिष्टीकृत थी। तत्कालीन यूरोपीय समाज में राज्य चर्च के अधीन था, अर्थात चर्च की सत्ता थी। इसलिए सामाजिक संसरण में सर्वोच्च स्थान पादरियों का था। और हमारे भारत में भी आप ये कह सकते हैं कि जो कुलीन जो जागीरें थी उस समय, जो सबसे ऊंचे वर्ग ब्राह्मण, वो सबसे ऊंचे माने जाते थे। बॉटमोर ने जागीर प्रथा की 3 विशेषताओं का वर्णन किया है। पहला, प्रत्येक जागीर की एक वैधानिक परिभाषा थी। उसके अधिकार, विशेषाधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों के आधार पर समाज में उसकी एक सुनिश्चित परिस्थिति होती थी। दूसरा, जागीरों में स्पष्ट श्रम विभाजन देखने को मिलता था। सरदार कुलीन वर्ग पर समाज के सभी रक्षा का दायित्व था। पादरी वर्ग पारलौकिक सत्ता से सभी की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना करते थे तथा जनसाधारण कृषि एवं अन्य कार्यों में संलग्न थे। जागीरें राजनीतिक समूह थी। उनके पास राजनैतिक शक्ति विद्यमान थी। मध्यकालीन यूरोप में विद्यमान जागीर प्रथा के कुछ लक्षण भारत में मौर्य काल, गुप्त काल एवं मुगल काल में व्याप्त सामंती व्यवस्था में देखने को मिलते हैं, परंतु इनका स्वरूप आर्थिक एवं सैनिक रहा है। जाति व्यवस्था तीसरी जो स्टेज है इसकी। भारत में सामाजिक असमानता सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों रूपों में समाज द्वारा स्वीकृत रही है। जाति प्रथा विषमता का यह विशिष्टीकृत स्वरूप है जो केवल भारत में ही देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था परंपरावादी कृषि प्रधान भारतीय समाज में प्रभावशाली रूप से सदियों से विद्यमान रहा है। जाति व्यवस्था में व्याप्त असमानता को धर्म की स्वीकृति एवं समर्थन प्राप्त है। इसके साथ साथ प्रथागत कानून, नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांतों ने भी इसका पुरजोर समर्थन किया है। जाति एक ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर निर्भर करती है। प्रत्येक जाति का अपना एक नाम होता है और एक व्यवसाय होता है। एक जाति के लोगों का निश्चित वंशानुगत पैसा होता है, व्यवसाय होता है, तथा एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं
प्रत्येक जाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति, जीवन शैली होती है। संक्षेप में शास्त्रानुसार जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, जाति समाज का खंडात्मक विभाजन युक्त स्तरीकरण है। जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है या जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति का एक अंतर वैवाहिक समूह है। प्रत्येक जाति एक अंतर वैवाहिक समूह होता है, अर्थात विवाह जो है अपनी जाति में ही मान्य है और जो जाति की सदस्यता है वह जन्म पर निर्भर करती है। जाति व्यवस्था का उच्चता एवं निम्नता का एक संस्करण पाया जाता है, अर्थात सारी जातियाँ एक समान स्तर पर नहीं हैं। जाति के अंतर्गत हायरार्की है, एक जाति ऊपर, दूसरी जाति उसके नीचे, तीसरी जाति उसके नीचे। उसकी कार्य और उसकी महत्ता के अनुसार इसमें एक संस्करण विद्यमान रहता है। प्रत्येक जाति एक वंशानुगत पेशा व्यवसाय होता है, अर्थात पूर्व प्रारंभ से ही जाति का एक निश्चित व्यवसाय डिसाइड कर दिया गया था, वह व्यवसाय विद्यमान रहता है। प्रत्येक जाति के सदस्य अन्य जाति के साथ अंतःक्रिया करते समय खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी परंपरागत नियमों का पालन करते हैं, अर्थात ऐसा नहीं है कि सभी जाति के लोग सभी जाति वालों के यहाँ भोजन करने जाते हो या खान पान के संबंध हो या उनमें सहवास संबंधी मान्यताएं सभी के साथ समान हो, ऐसा नहीं है। बल्कि खान पान भी एक निश्चित जाति के साथ ही संभव होता है और सामाजिक सहवास संबंधी भी कुछ परंपरागत नियमों की पालना की जाती है, अर्थात विवाह किसके साथ करेंगे, यौन संबंध किसके साथ स्थापित करेंगे, ये सारी चीज़ें ये जाति में विद्यमान है। प्रत्येक जाति की एक जातीय पंचायत होती है, इसके सदस्यों से जाति के नियमों का पालन करवाती है। जाति की सदस्यता मृत्यु पर्यंत तक होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास द्वारा अथवा उपलब्धि के द्वारा अपनी जाति की सदस्यता बदल नहीं सकता है। अर्थात ये ठीक वर्ग का विपरीत स्वरूप है कि वर्ग की सदस्यता व्यक्ति चाहे जिस अनुरूप में ले सकता है, लेकिन जाति में व्यक्ति की सदस्यता जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। उसमें किसी भी प्रकार की परिस्थिति, किसी भी प्रकार का बदलाव आ जाए, किंतु जाति की सदस्यता में बदलाव नहीं आ पाता। इस प्रकार जाति की उपयुक्त वर्णित विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि जातीय व्यवस्था में अंतर्निहित ऊंच नीच का संसरण एक शास्त्रीय दृष्टिकोण से उच्च एवं निम्न जातियों के बीच विद्यमान अधिकारों एवं कर्तव्यों का असमान वितरण भारतीय समाज में सामाजिक असमानता के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण है। सामाजिक असमानता का घिनौना स्वरूप अस्पृश्यता के रूप में भारतीय समाज में देखने को मिलता है। महज इतना ही नहीं, कुछ जातियों को जन्म से इतना अछूत मान लिया जाता गया है कि उनकी छाया तक देखना भी अशुभ माना जाने लगा था तथा उन्हें उच्च जातियों द्वारा उपभोग किए जाने वाले समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार उत्पादन के समस्त साधनों पर विशेषतः भूमि पर नियंत्रण उच्च जाति के लोगों के हाथों में रहा तथा निम्न जातियों व अस्पृश्य जातियों के सदस्यों को इससे वंचित किया गया। ये वे लोग केवल अपना श्रम बेचकर अथवा अन्य पेशे को अपनाकर अपना भरण पोषण करते रहे हैं। गांवों में वर्तमान में सिर पर मेला ढोने की प्रथा विद्यमान है। यद्यपि इसे कानून के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है, फिर भी इन निम्न जातियों को समाज में शक्ति, सत्ता एवं प्रभुत्व से वंचित कर दिया गया, क्योंकि संसरण प्रणाली में इनका स्थान सबसे नीचा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च एवं निम्न जातियों में सांस्कृतिक विभेद पाया जाता है। प्रदत्त गुणों पर आधारित जाति व्यवस्था प्रणाली में जन्म को महत्व दिया जाता है,
न कि व्यक्तिगत उपलब्धियों एवं अर्जित गुणों को। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था। औद्योगिक समाजों में वर्ग व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है। एक समान सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ग कहा जाता है। एक वर्ग कतिपय सामान्य विशेषताएं जैसे समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, समान जीवन के अवसर, समान जीवन शैली एवं एक निश्चित सामाजिक स्तर लिए हुए होता है। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के साधनों के संबंधानुसार वर्ग को परिभाषित किया है। वर्ग का आधार केवल आर्थिक ही नहीं है वरन सामाजिक सांस्कृतिक भी रहा है। वर्ग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वर्ग एक ऐसा समूह है जिसका आधार आर्थिक होता है। वर्ग में उच्चता एवं निम्नता का क्रम पाया जाता है। एक वर्ग के सभी सदस्यों की समान सामाजिक परिस्थिति होती है। प्रत्येक वर्ग में वर्ग चेतना देखने को मिलती है। यह वर्ग चेतना एक वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत एवं सजग रखती है। एक वर्ग मुक्त या खुली व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं उपलब्धियों के आधार पर अपने वर्ग की सदस्यता त्याग कर अन्य वर्ग में सम्मिलित हो सकता है। वर्ग की सदस्यता पूर्णतः अर्जित होती है। प्रत्येक वर्ग के सदस्यों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होती हैं। एक वर्ग की एक निश्चित संस्कृति, जीवन जीने का तरीका होता है। वर्ग गतिशील होते हैं, अर्थात वर्ग की सदस्यता को बदलना आसान एवं संभव है। एक वर्ग में बाह्य एवं आभ्यंतरिक गुण विद्यमान होते हैं। वर्ग के बाहरी लक्षणों में आवास, शिक्षा, आय, खान पान, पहनावा इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। वर्ग व्यवस्था वाले समाजों में सामाजिक गतिशीलता अधिक देखने को मिलती है। टीबी बॉटमोर का मत है कि वर्ग अपेक्षाकृत उन्मुक्त समूह होते हैं जिनका आधार निर्विवाद रूप से आर्थिक होता है, परंतु वे आर्थिक समूह से अधिक होते हैं। वर्ग औद्योगिक समाजों के लाक्षणिक समूह हैं। मुख्यतः वर्ग व्यवस्था युक्त समाजों में साधारणतया 3 प्रकार के वर्ग विद्यमान होते हैं। पहला उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जिनका आधार आर्थिक उपलब्धि, आय एवं संपत्ति होता है। वर्तमान औद्योगिक एवं सूचना क्रांति के आप्लावित समाजों में विभिन्न कार्यों में असमानता अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होती है। उच्च वर्ग के लोग शक्ति एवं सत्ता से संपन्न युक्त होते हैं। इन लोगों का राजनीति में वर्चस्व होता है तथा उत्पादन के साधनों पर अधिकार एवं नियंत्रण भी होता है। इसके ठीक विपरीत श्रमिक वर्ग होता है जो अपने श्रम को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इन दोनों वर्गों के बीच एक ऐसा वर्ग भी होता है जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं, जो कि पूंजीपति एवं श्रमिक, शासक एवं शासित, धनी एवं निर्धन के मध्य स्थापित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ग व्यवस्था में भी गतिशील विषमता पाई जाती है, जिसे व्यक्ति अपने प्रयासों से दूर कर सकता है। इस प्रकार ये हमारा था आज का वर्ग। पूरा का पूरा ही आपने देखा होगा कि जाति व्यवस्था। और अब कल अपन जो बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, उसमें जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन भारतीय समाज में विद्यमान विषमता। देखिए ना, अपने ये हमने अभी तक जो पढ़ा वर्ग व्यवस्था और जाति व्यवस्था, उसको पढ़ने का सिर्फ यहाँ पर एक ही मकसद हमें दृष्टिगोचर होता है कि हम इन दोनों को पढ़ने के बाद जो भारतीय समाज में विद्यमान विषमता है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। धन्यवाद।